Hi, good afternoon, all of you. Welcome to Replicon Academy. Myself TR सर. कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में कंप्लीट बात कर दी थी. थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया था, तो फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो छोड़ दिया था. आज हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे. इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे न्यू वीडियो के लिए. ओके, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका परिवहन किस तरीके से होता है. ओके, यानी आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परिवहन. सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ रहे हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हम किन के मध्य पढ़ते हैं. यानी कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कहां पे करना है? उत्तकों से कुपिका क्षेत्र में. यानी कि ये परिवहन होगा कहां पे? उत्तकों से कुपिका क्षेत्र में. इसका मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन उत्तकों तक पहुंच जाती है, ऑक्सीजन को यूज करेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम के द्वारा एनर्जी बनेगी. तो जब किसी कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड, फैट, इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते थे? श्वसन बोलते थे. तो श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या बनेगा? CO2 बनेगी, H2O बनेगा एंड ऊर्जा बनेगी जो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है. जो वो CO2 का निर्माण हुआ है वो कहां पे हुआ है? उत्तकों के अंदर हुआ है. अब मुझे उत्तकों से क्या करना है? CO2 को लेकर के वापस कुपिका तक पहुंचाना है और कुपिका से क्या करेंगे? अपन उस CO2 को एक्साइट कर देंगे, यानी बाहर निकाल देंगे वायुमंडल के अंदर. यस या नो? तो देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका परिवहन है वो 3 तरीकों से हो सकता है. ठीक है, कैसे? नंबर फर्स्ट, CO2 का परिवहन तीन प्रकार से हो सकता है. कैसे? नंबर फर्स्ट, सबसे मैक्सिमम मात्रा में CO2 का ट्रांसफर, CO2 का परिवहन, स्थानांतरण किसके थ्रू होगा? बाइकार्बोनेट के रूप में होगा. यानी कि नंबर फर्स्ट आपको ध्यान रखना है SCO3 माइनस, यानी बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे. बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का स्थानांतरण और यह स्थानांतरण लगभग कितने परसेंटेज होता है? लगभग 60 से 65%. यानी मैं इस परिवहन को देख करके पता लगा सकता हूं कि जो बाइकार्बोनेट है, मेनली CO2 का स्थानांतरण बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही होता है. नंबर 1.
नंबर 2, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा रुधिर, यानी मेनली आरबीसी के द्वारा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, यानी HbCO2 इसके फॉर्म में होगा। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा रुधिर से CO2 का परिवहन कितना, लगभग ये कितने परसेंटेज करता है, 20 से 25% CO2 का परिवहन करती है, 20 से 25% CO2 का परिवहन। इसका मतलब ये है कि जो आरबीसी के द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जो CO2 का स्थानांतरण होगा वो कितने परसेंटेज होगा, 20 से 25% CO2 का स्थानांतरण तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। बाइकार्बोनेट के रूप में कितने परसेंट होगा, मैक्सिमम मात्रा 60 से 65%, यानी 60 से 65% हिस्सा CO2 का स्थानांतरण बाइकार्बोनेट के रूप में होगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना परसेंट पीछे बच जाएगा, मुश्किल से 5 से 7%। तो 5 से 7% तीसरी प्रक्रिया के द्वारा होगा, वो है रुधिर में घुलनशील प्लाज्मा के द्वारा CO2 का स्थानांतरण, CO2 का स्थानांतरण वो कितना, लगभग 5 से 7% होगा। जब मैंने आपको O2 का परिवहन पढ़ाया था, O2 का स्थानांतरण पढ़ाया था, उस समय बोला था कि CO2 के घुलने की प्रक्रिया, जब CO2 घुलनशील अवस्था में होती है वो ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब जब हमने CO2 का परिवहन पढ़ा था, O2 में तो घुलनशील अवस्था में O2 कितनी हो रही थी, केवल 3%, लेकिन इसकी घुलनशीलता अधिक होने के कारण इसकी प्लाज्मा, घुलनशील प्लाज्मा के रूप में 5 से 7% CO2 का स्थानांतरण होता है, राइट। तो इसको छापो आप जल्दी से एक बार। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण पढ़ रहे हैं। परिवहन का मतलब यहां पे स्थानांतरण। ठीक है, और होगा कहां पे, उत्तकों से कुपिकाओं के अंदर, कुपिका यानी कि फेफड़े, फेफड़ों में लाना है हमें CO2 को, और CO2 को ला करके क्या कर देना है, उसको एक्साइट कर देना है, यस या नो। तो इसको आप लिखो एक बार। लिख लिया होगा, ठीक है। अब जब हम CO2 का स्थानांतरण पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 प्रक्रियाएं होगी। नंबर 1 कौन सी होगी कि उत्तकों में CO2 का मुझे योग करना होगा। भाई ये प्रक्रियाएं क्या है, ये CO2 का स्थानांतरण करने के लिए मीडिएटर है, यानी इनके रूप में ही तो CO2 आएगी बाहर उत्तकों से। अब पहली बात तो क्या होगी कि उत्तकों के अंदर CO2 क्या हो जाएगा, उसका योग होगा इन पदार्थों के रूप में। फिर क्या होगा, फिर कुपिका के अंदर उसका वियोजन हो जाएगा, यानी यहां पे तो उत्तकों में तो CO2 क्या हो जाएगी, ऐड होगी। यानी मैं यहां पे एक लिख लेता हूं कि जो उत्तक क्षेत्र है उत्तकों में, वहां तो क्या होगी, CO2 का ऐड होगी, योग होगा। और जो कुपिका क्षेत्र है
कुपिका का मतलब एल्विलाई, और ये कहाँ है? फेफड़ों में। तो यहां पे CO2 का क्या होगा? वियोजन होगा। समझे कि नहीं? यानी उत्तकों के अंदर तो CO2 योग होगा। क्यों? क्योंकि उत्तकों में CO2 बनेगी। CO2 जो बनी है उसका हमें योग करना है, और उसको कहां पे लेके आना है? कुपिका में। और कुपिका में ला करके उसको छोड़ना है, बाहर निकालना, यानी उसका वियोजन करना है। ठीक है, तो हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे कि उत्तकों में CO2 का योग पढ़ेंगे और कुपिका में CO2 का वियोजन होता है, वो किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या देखना है? फर्स्ट नंबर कि उत्तकों में CO2 का योग। देखो उत्तकों में CO2 का योग कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला कि वो बाइकार्बोनेट के रूप में 65% तक कर सकता है, फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कर सकता है, और फिर घुलनशील प्लाज्मा के रूप में कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि ये क्या है, अपने पास में CO2 है, और ये CO2 कहां पे बनी है? CO2 उत्तकों में बनी है, यानी ये उत्तकों में CO2 बनी है। अब इस CO2 को मुझे क्या करना है? उत्तकों में बनी है तो सबसे पहले प्लाज्मा के अंदर घुलनशील होगी ना, तो ये क्या होगी? ये CO2 प्लाज्मा में आ जाएगी। प्लाज्मा में आ जाएगी घुलनशील अवस्था में। अब इस CO2 को क्या करना है मुझे? मेनली ब्लड का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? RBC के द्वारा होता है। तो अब मुझे क्या करना है? मैं RBC बना रहा हूं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। ये क्या है? ये है RBC। ये क्या है? RBC। ठीक है, ये RBC है। अब क्या होगा? ये जो CO2 है, ये CO2 RBC के अंदर आ गई। देखो CO2 ने क्या किया? RBC के अंदर इसने प्रवेश किया, यानी ये CO2 RBC के अंदर प्रवेश किया। अब RBC के अंदर भी तो क्या है? RBC के अंदर जल भी है। तो जब CO2 है, CO2 के साथ में क्या मिल जाएगा? जल मिलेगा। ठीक है, अब जल मिलकर के क्या बन जाएगा? CO2 और H2O दोनों मिलकर के H2CO3, यानी कि ये क्या है? कार्बनिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। यस या नो? कैसे हुआ कि उत्तकों में जो CO2 बनी वो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में आई, और लगभग ये कितने परसेंटेज हो जाएगी? लगभग 60 से 65%। प्लाज्मा में घुलनशील वाली नहीं, ये जो CO2 जाएगी ना अभी, ये लगभग 60 से 65% CO2 का ट्रांसफर होगा। ये कैसे होगा वो बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब ये CO2 गई, ये जल के साथ मिल गई, और जल के साथ में मिली तो क्या हुआ? कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये जो RBC है, RBC के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेट। ठीक है, तो इस एंजाइम का नाम क्या होता है? इस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। इस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज है, ये H2CO3 जो कार्बनिक अम्ल बना है उसको तोड़ेगा।
ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट क्या करेगा, इस कार्बनिक अम्ल को तोड़ देगा। अगर ये टूटेगा तो क्या बना, देखो टूटेगा तो ये किस फॉर्म में तोड़ेगा, H प्लस प्लस SCO3 माइनस। जरा ध्यान से देखो ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट। फर्स्ट जो मैंने बोला था कि 65% ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ, कार्बनिक एनहाइड्रेजेज एंजाइम को उपस्थिति में कार्बोनिक अम्ल से हुआ। ये जो SCO3 है जो बाइकार्बोनेट बन गया है, ये बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट इस आरबीसी से बाहर चला जाएगा। ये बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर चला गया, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, SCO3 माइनस, यानी ये प्लाज्मा के अंदर आ गया। देखो ये प्लाज्मा में आ गया, ये बाहर क्या था, यहां प्लाज्मा ही तो है, ये प्लाज्मा है एक तरीके से। ये आरबीसी के बाहर प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या होते हैं, जो रक्त थक्का बनने वाली चीजें नहीं होती है, तो ये प्लाज्मा है। तो SCO3 जो बाइकार्बोनेट है वो कहां पे आ गया, प्लाज्मा में आ गया। अब क्या हुआ कि जब प्लाज्मा के अंदर आया है तो ये SCO3 माइनस बाहर आया, तो यहां पे सोडियम आयंस होते हैं। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम Na प्लस आयन है उसके साथ मिलकर के किसका निर्माण कर देगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना कि नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में ही CO2 का 60 से 65% क्या होता है, स्थानांतरण, यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में हो रहा है। उससे जब Na प्लस मिल जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहां पे जाएगा, कुपिकाओं में जाएगा। ये कुपिकाओं में, और कुपिकाओं में जाकर के यहां क्या कर देगा, इस CO2 का, यहां से जो CO2 निकलेगी उसको रिलीज कर देगा। यानी पहला जो ट्रांसफर था किसके द्वारा था, SCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट के रूप में, वो किस तरीके से होता है वो उसको मैं एक बार समझाता हूं। सबसे पहले उत्तकों में CO2 बनी, ये CO2 है वो किसके थ्रू अंदर आ गई, प्लाज्मा से होती हुई आरबीसी के अंदर प्रवेश करी। आरबीसी में इसलिए प्रवेश करी क्योंकि आरबीसी के अंदर जल भी है, जल के साथ बाइंड होकर के ये क्या बना लिया इसने, कार्बनिक अम्ल बना दिया, जो कार्बनिक अम्ल है। अब ये कार्बनिक अम्ल है उसको तोड़ने के लिए आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेजेज। ये कार्बनिक एनहाइड्रेजेज क्या करता है, जो कार्बनिक अम्ल है उसको H प्लस और HCO3 माइनस, यानी कि एक तो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा H प्लस, और दूसरा बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। बाइकार्बोनेट बाहर चला गया। अब बाहर जाते ही बाहर सोडियम प्लस है, सोडियम उसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जाकर के क्या करेगा, कुपिकाओं के अंदर इस CO2 को बाहर रिलीज कर देगा। कैसे करेगा, हम दूसरे प्रोसेस में देखेंगे, हम पहले वाला प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी। कुपिकाओं में CO2 का वियोजन ये NaHCO3 कैसे करेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहला जो हम प्रोसेस देख रहे हैं उसमें क्या है, योग करवा रहे हैं। तो NaHCO3 तो CO3 यानी कि CO2 इसके अंदर ही तो कंबाइंड है SCO3 माइनस, तो किस रूप में 60 से 65% NaHCO3 के रूप में, नंबर 1। सेकंड नंबर क्या होगा कि यही CO2 है, तो मैं क्या करता हूं, एक कलर चेंज करता हूं एंड देन मैं कलर लेता हूं ग्रीन। ओके, ये क्या हुआ, ये CO2 आया, ठीक है, ये आकर के ये और प्लाज्मा में ये CO2 क्या है, इस CO2 को
मैंने क्या ले लिया अंदर, और ये लगभग 20 से 25% ट्रांसफर होता है इसका। इसका मतलब क्या है, 20 से 25% ट्रांसफर का मतलब है ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में हुआ होगा, यस या नो। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कितने परसेंट हुआ था, 20 से 25% ट्रांसफर हुआ था। अब ये जो CO2 है, ये CO2 किसके साथ जुड़ जाएगी, यहां पे क्या है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के साथ में H+ है, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये तो क्या बना HSB, और ये CO2 यहां आकर के CO2 इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो क्या बन गया, ये बन गया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बना कि नहीं बना, ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गया। ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, बाहर आएगा, बाहर आकर के क्या कर देगा, ये कोशिकाओं में चला जाएगा और वहां जाकर के CO2 को रिलीज कर देगा। यानी कि ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25%, वो भी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, वो कहां पे है बना है, वो भी RBC में बना है। जो एनहाइड्रेट के द्वारा बाइकार्बोनेट बना है, वो भी RBC में बना है, लेकिन गया कहां, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में जाकर के और फिर किसके अंदर ट्रांसफर हो गया, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में वहां पे उसका वियोजन हो गया। तो दो प्रोसेस। और तीसरी प्रोसेस क्या है, डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर ही घुलनशील हो गई डायरेक्टली, और उसके अंदर क्या हुआ, घुलनशील होकर के और सीधा ही जाकर के कोशिकाओं के अंदर उसका रिलीज हो गया, यानी उसका रिमूव हो गया। तो ये प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तकों में CO2 का योग होता है। तो एक यहां पे कुछ चीजें हम लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें लिखते हैं कि कौन सा कलर ले, दैट इज वाइट, ओके। देखो RBC के अंदर कौन सा एंजाइम था, कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस। तो यहां पे हम लिखते हैं RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस एंजाइम उपस्थित जो H2CO3 को अपघटित करता है, करके किस में कन्वर्ट कर देता है, H+ व SCO3- में रूपांतरित। कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे इसकी मात्रा, इसका अमाउंट ज्यादा कहां पे है, RBC के अंदर, और प्लाज्मा के अंदर इसका मात्रा है वो कम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। ये क्या है, ये CO2 है, उसका उत्तकों में योग कैसे होता है उसका प्रोसेस है, ओके। तो ये इस तरीके से आपको एक प्रोसेस है, वो नॉर्मली इस प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट, ओके। लिखिए आप जल्दी से फिर। ठीक है, हाँ एक चीज और बताता हूं मैं थोड़ा। जब ये SCO3- बाहर गया, यानी कि एक तरीके से आयन है, तो आयनों का इम्बैलेंस हुआ, यानी कि आयनों का जो संतुलन है वो बिगड़ गया। ध्यान रखना, ये बाइकार्बोनेट बाहर गया तो यहां पे नेगेटिव आयन कम हो गए, यहां पे पोटेशियम भी पाए जाते हैं,
ये नेगेटिव आयन कम होने की वजह से इसके अंदर आयनिक संतुलन बिगड़ गया। अब आयनिक संतुलन मेंटेन करने के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयनिक संतुलन मेंटेन करने के लिए बाहर होता है क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन है वो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर इफेक्ट। हैम्बर्गर इफेक्ट या क्लोराइड शिफ्ट क्या है, जब बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर चले जाते हैं तो आरबीसी के अंदर आयनिक संतुलन बिगड़ जाता है। उस आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर इफेक्ट होता है, काम आता है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे K+ है तो इसके साथ में जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे KCl बन जाएगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। राइट, ये चीज आपको लिखनी है बस। हो गया, चलो एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, क्या, उत्तकों में CO2 का योग। अब हम सेकंड प्रोसेस देखते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस है कुपिकाओं में CO2 का वियोजन। यानी डिसोसिएशन इन CO2, डिसोसिएशन इन एल्वोलाई। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, जो प्रोसेस ये है, एक तो NaCO3 हो गया, एक इस फॉर्मेट में हो गया, और एक क्या हो गया था तीसरा हमारा, रक्त प्लाज्मा में घुलनशील। तो 3 प्रोसेस हमें लिखने पड़ेंगे। क्या, नंबर फर्स्ट हम लिख देते हैं प्लाज्मा में घुलनशील, सेकंड कौन सा था, सेकंड था HBCO2, यानी इसको बोला था हमने कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और तीसरा किस फॉर्मेट में हुआ था ट्रांसफर, NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीन फॉर्मेट के अंदर इसका CO2 का क्या हुआ था, योग हुआ था। अब इन्हीं में से तो मुझे क्या निकालना है, यही तो इस फॉर्मेट में आएगा। इस कंपाउंड के रूप में CO2 कहां पे आ गई है, कुपिकाओं में आई है। अब मुझे इसी से तो क्या निकालना है, CO2 निकालनी है ना। तो क्या करेंगे, ये प्लाज्मा में घुलनशील थी, तो प्लाज्मा में घुलनशील जो CO2 है वो तो लगभग कितनी होती है, 5 से 7%। तो ये तो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ही रिमूव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ही इसका वियोजन हो जाएगा। और किस तरीके से, आंशिक दाब के उच्च सांद्रता, यानी कि अगर मैं कुपिकाओं की बात करूं तो उसमें क्या है, कम सांद्रता है, की वजह से
यानी पहले जो प्लाज्मा में घुलनशील CO2 है उसका तो डायरेक्टली उत्तकों के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज्यादा था उत्तकों में, और कुपिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक प्रेशर कम है, इस वजह से उसका रिलीज हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। दूसरा, जो SHbCO2 है ये कैसे किस तरीके से बदल जाएगी, ये बदलेगी अपने यहां पे, एक तो इसका बन जाएगा HSB और ये टूट जाएगी CO2। मुझे क्या करना है, CO2 ही तो रिलीज करना है, तो यहां पे जब कुपी का क्षेत्र में आएगा तो SHbCO2 है ना, वो क्या कर देगी, CO2 को रिलीज कर देगी, यानी CO2 का वियोजन हो जाएगा। अब CO2 का वियोजन हुआ तो यहां पे क्या बन गया, HSB पीछे बच गया, ध्यान रखना HSB पीछे बच गया। अब ये HSB है यानी हीमोग्लोबिन है, इसके साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है, ये हीमोग्लोबिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HbO2 में। कैसे होगा कि यहां कुपी का क्षेत्र है तो कुपी का क्षेत्र के अंदर क्या होगा, O2 की प्रेजेंस ज्यादा होगी, तो O2 किसके साथ जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन के साथ में। अगर हीमोग्लोबिन के साथ O2 जोड़ करके H+ को इसने क्या किया है, रिमूव कर दिया है, यानी त्याग दिया है, तो H+ को त्यागा है, तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, एसिड के रूप में काम किया इसने, यानी HbO2 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो ये H+ क्या हो गया, ये क्या है, ये तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है और इसने क्या छोड़ा था, H+ आयन है, वो H+ आयन यहां से निकल गया था, Hb जो हीमोग्लोबिन उसके साथ में O2 कंबाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और कुपिकाओं में क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बनता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके उसका ट्रांसफर होता है, ये हमने कल ही पढ़ा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ये H+ है ना, ये क्या करेगा उसका देखते हैं, इसको ध्यान रखना है, H+ इसने रिलीज कर दिया कहां पे, कुपी की क्षेत्र में। अब NaSCO3 है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो, एक तो ये क्या बन जाएगा Na+, यानी मैं ऐसे करता हूं ना, यहां बन जाएगा SCO3- और दूसरा बन जाएगा Na+। यानी जब कुपी की क्षेत्र में यानी फेफड़ों के अंदर NaSCO3 आएगा तो उसका किसमें टूटना हो जाएगा, एक तो बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा, एक तो बाइकार्बोनेट का निर्माण हो गया, दूसरा सोडियम आयन है वो अलग हो जाएंगे। अब सोडियम आयन अलग हो गए और SCO3 अलग हो गया। अब क्या होगा, जो SCO3 था, अब SCO3 क्या करेगा, ये SCO3 था तो SCO3- यानी बाइकार्बोनेट है, इसके साथ में ये जाकर के H+ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। अब ये H+ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H2CO3, यानी कार्बनिक अम्ल बना कि नहीं बना, ये कार्बनिक अम्ल किसने बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने, इसी ने तो H+ दिया है। ठीक है, ओके, कौन आ रहा है कोई, ठीक है, यानी H2CO3 बन गया यहां पे। क्या हुआ, ये कार्बनिक अम्ल ही तो है, ये कार्बनिक अम्ल है, यहां पे कहां पे बना, ये कुपिकाओं में बना है। अब कार्बनिक अम्ल है वो अब कहां पे चला गया है, आरबीसी में, यानी कि ये ब्लड में चला गया है, और ब्लड में क्या होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेजेज होता है। तो यहां क्या होगा, जो ये H2CO3 है वो यहां पे क्या होगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेजेज एंजाइम होगा, वो इसको क्या करेगा, एक तो
H2O प्लस Cu2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अरे भाई H2O और Cu2 के मिलने से ही तो कार्बोनिक एसिड बना था। ये कार्बोनिक एसिड का तोड़ेगा ही कौन? तोड़ेगा कार्बोनिक एसिड। ये Cu2 रिलीज हो गई, ये यहां पे Cu2 रिलीज हो गई, इससे यहां पे Cu2 रिलीज हो गई और इससे डायरेक्टली Cu2। यानी तीनों ही फॉर्मेट में मुझे कुपिकाओं में क्या करना था? Cu2 को रिलीज करना था और मैंने Cu2 को रिलीज कर दिया है। कैसे होता है एक बार देखो कि प्लाज्मा में घुलनशील तो डायरेक्ट हो गई, HSbCO2 था उसमें तो क्या Cu2 रिलीज हो गई और HSB बना। अब ये जो SHB हीमोग्लोबिन के साथ में हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है कुपिकाओं में ज्यादा, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, एफिशिएंसी ज्यादा है जुड़ने की, तो H+ रिलीज कर देगी। ये H+ रिलीज करने की वजह से क्या होगा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा। ये वाला H+ बाइकार्बोनेट के साथ में मिलेगा और कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज क्या करेगा? इस कार्बनिक अम्ल का H2 और CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी तोड़ देगा। इस तरीके से कुपिकाओं के अंदर क्या हो जाएगा? CO2 का स्थानांतरण, यानी कि वहां पे रिमूव हो जाएगी, वियोजन हो जाएगा और उससे आगे क्या हो जाएगा? फिर वायु के अंदर छोड़ देंगे हम फेफड़ों से। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट उसके साथ में H+ मिल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा जो H2CO3 बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम कर सकता है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्दाने इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको लिखो, मैं लिखाता हूं हेल्दाने इफेक्ट क्या होता है। यस या नो? यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या किसके रूप में काम करेगा? एसिड के रूप में काम करेगा, यानी अम्ल। ठीक है, इसको लिखो आप जल्दी से। तो जो ये HCO3 था बाइकार्बोनेट, इससे मुझे क्या करवानी है? CO2 रिलीज करवानी है ना, तो इसी के पास तो CO2 था। अब ये CO2 कैसे रिलीज हुई? जब H+ मिला। H+ किसने प्रोवाइड करवाया? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने। तो SCO3 से CO2 को निष्कासित करने के लिए HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रबल अम्ल के रूप में काम करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्दाने इफेक्ट बोलते हैं। तो हेल्दाने प्रभाव, हेल्दाने प्रभाव क्या बोलता है कि HCO3- से CO2 को निष्कासित करने के लिए HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रबल अम्ल के रूप में, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में कार्य करता है। और यही क्या है? यही हल्दाने प्रभाव है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है कि हल्दाने इफेक्ट क्या है कि ये HbO2 स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम करता है और ये क्या कर देता है? जो बाइकार्बोनेट है उससे CO2 को निष्कासित करवा देता है। ठीक है,
लिखो जल्दी से। अब वास्तव में ये HbO2 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम कर रहा है और CO2 निष्कासित कर रहा है। तो ये CO2 निष्कासित हो कहाँ रही है? कुप्पिकाओं के रुधिर क्षेत्र में हो रही है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये कहां पे होती है? कुप्पिकाओं के रुधिर क्षेत्र में। भाई कुप्पिका है जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में कुप्पिका है, एल्वोलाई है, उनके रुधिर क्षेत्र के अंदर ही तो CO2 का रिलीज होगा, तो उस क्षेत्र में होता है। अब जो एक और था, जो कार्बनिक एनहाइड्रेजेज है उसके बारे में थोड़ा एक बार लिख दो। देखो कार्बनिक एनहाइड्रेजेज। अब कार्बनिक एनहाइड्रेजेज है, उनके बारे में क्या ध्यान रखना है? कार्बनिक एनहाइड्रेजेज की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होगी? आरबीसी में, यानी कि इसकी मात्रा आरबीसी में अधिकतम और रुधिर प्लाज्मा के अंदर कम होती है। रुधिर प्लाज्मा में कम होती है, यानी कि कार्बनिक एनहाइड्रेजेज है वो मेनली आरबीसी में अधिकतम पाया जाता है, इसलिए वहीं इसका जो कार्बनिक अम्ल बना है उसका तोड़ मरोड़ या वापस बनना वो ज्यादातर वहीं पे होता है। ठीक है, और इसके लिए मेटल आयन कौन सा होता है? Zn+2, ये ध्यान रखना है। इसको उत्प्रेरित करने वाला मेटल आयन कौन सा होता है? Zn+2। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। ओके, और इसके साथ में हमारा CO2 का जो परिवहन है, स्थानांतरण है, उसका हमने पूरा का पूरा प्रोसेस देख लिया। क्यों? अब देखो हमें करना क्या था, CO2 को रिलीज करवानी है, और जहां पे CO2 ऐड हो जाएगी वो उत्तकीय क्षेत्र है, तो वो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया कि किस तरीके से यहां पे ऐड हो रहा है। तो ये ऐड हो गई पूरी किन फॉर्म में होता है? तो ये 3 फॉर्मेट के अंदर इसका क्या हो सकता है? परिवहन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, और तीनों फॉर्मेट को मैंने इसके अंदर बनाया। एक बाइकार्बोनेट के रूप में, तो वो मेनली NaCO3 के रूप में होगा। एक कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होगा, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है वो 20 से 25% हो जाएगा। एक डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर घुलनशील रूप में 5 से 7% हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना था? फिर हमें इन जो कंपाउंड बने हैं इससे हमें कुप्पिका क्षेत्र के अंदर वियोजन करवाना था, यानी कि कार्बनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मुझे डिसोसिएशन करवाना था। तो मैंने इस तरीके से इनका डिसोसिएशन करवा दिया। तो इसी तरीके से तो ये क्या चली गई है? वायु में चली गई फिर, और यही क्या है? CO2 का स्थानांतरण है। ठीक है, ओके, और उसके बाद हल्दानी इफेक्ट देख लिया। एंड देयर कार्बनिक जो एनहाइड्रेजेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज, उसका मेटल आयन कौन सा होता है? Zn+2, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी मात्रा किस में ज्यादा होगी? आरबीसी में ज्यादा होगी, और रुधिर प्लाज्मा के अंदर कम होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हमने भाई संवातन ब्रीदिंग तो देख लिया, लेकिन ब्रीदिंग का कोई कंट्रोल तो होना चाहिए ना, कि अंतःश्वसन हो रहा है, बहिःश्वसन हो रहा है, यानी इंस्पायरेशन हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, कि श्वसन को हम अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको कोई कंट्रोल तो करेगा ना। कंट्रोल करने के क्षेत्र भी तो होते हैं ना। तो हम आज अभी नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि संवातन का नियम मन, संवातन का नियमन,
संवातन का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, देखो किसी भी प्रक्रिया चाहे कोई भी प्रोसेस हो तो हमारे शरीर के अंदर दो ऐसे सिस्टम काम करते हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। एक तो हार्मोनल सिस्टम, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन का सिक्रेट करती है, तो वो हमारे शरीर को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा तंत्रिकीय नियमन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही सम्मिलित रूप से हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका रेगुलेशन करते हैं, उसका नियमन करते हैं। तो ये संवातन का नियमन मेनली किसके द्वारा होता है? तंत्रिकीय नियमन होता है। तो ये कैसा होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। ठीक है, अब किस तरीके से होता है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका नियमन है वो कहां पे होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा होता है। अब तंत्रिकीय नियंत्रण कुछ ऐसा संदेश होगा, कुछ ऐसी सूचनाएं होगी, वो ब्रेन के अंदर जाएगी। तो ब्रेन में कौन से पार्ट ऐसे होते हैं जो श्वसन को, जो संवातन ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं? तो जरा एक बार मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको देखना आप। पक्ष मस्तिष्क, ठीक है। जब हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, यानी सबसे अंतिम वाला भाग। तो अंतिम वाला भाग है पक्ष मस्तिष्क, उसके पार्ट होते हैं पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पोन्स क्षेत्र है ऊपर वाला, ये कौन सा क्षेत्र है? इसका पोन्स क्षेत्र है। और ये वाला कौन सा क्षेत्र है? ये वाला मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, ऑब्लांगेटा है। अब देखो, जो मस्तिष्क का पोन्स क्षेत्र है वहां पे दो सेंटर होते हैं। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में दो सेंटर होते हैं, कौन कौन से? एक यहां पे होता है और एक यहां पे होता है, दो क्षेत्र होते हैं। किस क्षेत्र में? पोन्स वाले भाग में, पक्ष मस्तिष्क के पोन्स भाग में दो संवातन के कंट्रोल करने के क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ये होता है न्यूमोटैक्सिक क्षेत्र, न्यूमोटैक्सिक केंद्र, सेंटर। और ये होता है एपन्यूस्टिक क्षेत्र, एपन्यूस्टिक सेंटर। और ये कैसा होता है? न्यूमोटैक्सिक क्षेत्र। सेंटर, यस या नो? यानी कि पोन्स क्षेत्र में दो केंद्र होते हैं, एक तो एपन्यूस्टिक और एक न्यूमोटैक्सिक केंद्र। अब देखो, मुझे क्या करना है? श्वसन को, जो संवातन है, ब्रीदिंग है, उसको कंट्रोल करना है, नियमन करना है कि इंस्पायरेशन कब होना चाहिए, एक्सपायरेशन कब होना चाहिए, बहिश्वसन कब होगा और अंतःश्वसन कब होगा। ये वाले क्षेत्र है। तो यहां पे क्या है? जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर क्या होगा? एक श्वसन लय केंद्र होगा, इसको बोलते हैं
रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, RRC। ये कहां पे होगा? श्वसन लय केंद्र कहां पे होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर होगा। इंपॉर्टेंट चीज, अब ये तीनों के तीनों क्षेत्र ही क्या करेंगे? संवातन का नियमन करने वाले हैं। कैसे करना है जरा एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना। न्यूमोटैक्सिक एन याद रखने के लिए बता रहा हूं। एन का आपको याद रखना है, नेगेटिव फीडबैक देगा। एन यानी कि नेगेटिव, याद रखने के लिए। एन का मतलब यह नेगेटिव नहीं है, याद रखने के लिए कि एन फॉर नेगेटिव याद रखना है कि न्यूमो यानी नेगेटिव क्षेत्र, नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो ये क्या करेगा? ये क्षेत्र कौन सा इफेक्ट देगा? नेगेटिव, यानी ये तो नेगेटिव देगा और दूसरे वाला कैसा देगा? एक मिनट, इसको मैं सही कर देता हूं। अरे भाई ऐसे क्या कर रहा है? ये क्या है? एपन्यूस्टिक। और जो एपन्यूस्टिक क्षेत्र है वो क्या करेगा? जो श्वसन लय केंद्र है उसको पॉजिटिव फीडबैक देगा। मतलब अगर श्वसन, अंत्य श्वसन करना है, अंत्य श्वसन को बढ़ाना है, अंत्य श्वसन को प्रोड्यूस करना है तो पॉजिटिव फीडबैक। अंत्य श्वसन यानी कि मुझे श्वास नहीं लेना है अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इनहिबिट करने के लिए एपन्यूस्टिक क्षेत्र नहीं, न्यूमोटैक्सिक यानी इनहिबिट करेगा और एपन्यूस्टिक यानी कि पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये श्वसन लय केंद्र है ना, ये क्या करेगा? ये जाकर के कहां काम करेगा? जो फेफड़े हैं वहां पे काम करेगा। तो कैसे काम करेगा कि ये फेफड़े है एक तरीके से, और इसके ऊपर क्या है? ये मैं बनाने के लिए ये फेफड़े है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? ICM, इंटरकोस्टल मसल्स, यानी ये वाली क्या है? अंतरापरशुक पेशियां, अंतरापरशुक पेशियां। जब मैंने इंस्पायरेशन यानी अंत्यश्वसन और बहिश्वसन पढ़ाया था, उस समय मैंने बोला था अंतरापरशुक पेशियां अंत्यश्वसन में तो क्या होती हैं? संकुचित होती हैं, यानी ICM है, ICM। और उसमें भी कौन सी थी? EICM, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां थी, वो संकुचित हो रही थी। तब तो क्या हो रहा था? इंस्पायरेशन हो रहा था यानी अंत्यश्वसन हो रहा था, और जब वो शिथिलन हो रही थी तो बहिश्वसन हो रहा था। ये जाकर के जो लयन क्षेत्र है वो कहां कहां काम करेगा? ये जाकर के सीधा का सीधा काम करेगा। इसका कलर यही लेते ना। ये एक तो यहां पे काम करेगा यानी अंतरापरशुक पेशियों को संकुचित या अनुशिथिलन होने में हेल्प करेगा। यानी ये यहां से सूचना आएगी ना, यहां से कोई सूचना आएगी, किसके थ्रू आएगी? तंत्रिकीय समन्वय, यानी कि या तो मोटर, और मोटर होती है ना संवेदी क्षेत्र, तो संवेदी सूचनाएं हैं वो कहां से आएगी? यहीं से तो आएगी। तो यहां आकर के ये बोलेगी भाई तुम्हें संकुचित होना है कि नहीं होना है। और दूसरा क्षेत्र, दूसरा क्या होगा? यहां पे इसकी जस्ट नीचे क्या था? डायाफ्राम था। और दूसरा इसका
सिग्नल है वो डायाफ्राम पे जाएगा। तो डायाफ्राम को संकुचित करना है या अनुशीतलन करना है, वो दोनों के दोनों क्षेत्र है वो कैसे काम करेंगे, श्वसन लय केंद्र है वो उसका कंट्रोल करेगा। इस तरीके से संवातन का नियमन होता है। कैसे होता है देखो कि पक्ष मस्तिष्क है, पक्ष मस्तिष्क के अंदर दो सेंटर है, एक न्यूमोटैक्सिक एक एपन्यूस्टिक क्षेत्र है। न्यूमोटैक्सिक एन फॉर नेगेटिव, यानी कि वो लयन केंद्र है उसको नेगेटिव फीडबैक देगा, नकारात्मक क्या देगा, नियमन देगा, वो अंत्य श्वसन को इनहिबिट करेगा। दूसरा एपन्यूस्टिक क्षेत्र वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, यानी कि वो बहिश्वसन को प्रेरित करेगा। वो अंत्य श्वसन को तो कौन, नेगेटिव फीड का मतलब है कि अंत्य श्वसन को कम करना, इसका मतलब है कि बहिश्वसन को बढ़ाना। और पॉजिटिव फीड का मतलब है कि अंत्य श्वसन को बढ़ावा देना, यानी बहिश्वसन को कम करना। ठीक है, नेगेटिव का मतलब यहां ध्यान रखना है कि वो किसको बढ़ावा दे रहा है, बहिश्वसन को बढ़ावा दे रहा है। इस तरीके से क्या होता है, तंत्रिका नियंत्रण होता है। तो इसको छापना आप जल्दी से। है ना, चलो मैं यहां पे एक थोड़ी चीज लिख भी देता हूं ना, यानी यहां लिखो संवातन का नियमन, संवातन का नियमन। अब ये जो संवातन का नियमन है वो किस किन क्षेत्रों के मध्य हुआ है, हैं? ये संवातन का नियमन सबसे पहले तो न्यूमोटैक्सिक और मेडुला ओब्लागेटा, यानी कि संवातन का नियमन कहां पे हुआ, मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा। अब मेडुला ओब्लागेटा है, मेडुला ओब्लागेटा के बाद में कहां आया देखो आप, श्वसन लय केंद्र के अंदर आया कि नहीं आया है, यानी मेडुला ओब्लागेटा है उसके श्वसन लय केंद्र में आया, यानी श्वसन लय केंद्र में आ गया। श्वसन लय केंद्र में यानी कि RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी ये क्या करेगा, ये श्वसन का नियमन करेगा, यानी कि सामान्य श्वसन होगा, यानी सामान्य संवातन, ब्रीदिंग, यानी कि संवातन का नियमन मेडुला ओब्लागेटा का कौन सा क्षेत्र है, श्वसन लय केंद्र है, और वो संवातन सामान्य होने में हेल्प करेगा। ठीक है, यस या नो, यानी कि अगर ये प्रोड्यूस करेगा तो अंतः श्वसन में कार्यरत हो गया ना, ये अंतः श्वसन में कार्यरत। ओके, चलो इसको लिखो आप, अंतः श्वसन में कार्यरत। इस तरीके से क्या होता है, इसका संवातन का नियमन होता है। अब हमने क्या है कि न्यूमोटैक्सिक और पॉन्स, जो पॉन्स क्षेत्र के अंदर दो सेंटर है उसके बारे में भी पढ़ना है। मेडुला ओब्लागेटा का क्षेत्र है उसके बारे में तो मैंने देख लिया कि संवातन का नियमन मेडुला ओब्लागेटा के श्वसन लय केंद्र में होता है और सामान्य संवातन यानी कि अंतः श्वसन के अंदर कार्यरत होगा। अब मुझे क्या करना है, जो पॉन्स क्षेत्र है, इस पॉन्स क्षेत्र के अंदर कितने केंद्र थे, दो केंद्र थे। कौन कौन से, एक तो एपन्यूस्टिक क्षेत्र यानी एपन्यूस्टिक केंद्र, और एक ऐसा था न्यूमोटैक्सिक केंद्र। दो थे ना, पॉन्स क्षेत्र में कौन कौन से केंद्र थे, एक तो न्यूमोटैक्सिक केंद्र था और एक एपन्यूस्टिक केंद्र था, यस या नो। अब ये जो एपन्यूस्टिक केंद्र था,
एपन्यूस्टिक केंद्र क्या कर रहा था? एपन्यूस्टिक केंद्र पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था, यानी कि ये क्या करेगा? धनात्मक उत्प्रेरण, यानी ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। अगर धनात्मक उत्प्रेरण है, इसका मतलब ये किसको रिक्रूट कर रहा होगा? अंतःशोषण के प्रेरण को, यानी अंतःशोषण इंस्पायरेशन का प्रेरण। यस, यानी एपन्यूस्टिक केंद्र है वो क्या कर रहा था? धनात्मक उत्प्रेरण दे रहा था और अंतःशोषण को क्या कर रहा था? प्रेरण दे रहा था। इसका मतलब क्या है? अगर अंतःशोषण है उसकी अगर मुझे अवधि बढ़ानी है, प्रेरण उसकी अवधि बढ़ानी है, तो वो कौन सा क्षेत्र काम करेगा? यानी कि एपन्यूस्टिक, यानी अंतःशोषण शोषण की अवधि का प्रेरण। अंतःशोषण है उसकी अवधि का अगर प्रेरण भी करवाना है मुझे, तो किसका होगा? कौन सा केंद्र काम करेगा? एपन्यूस्टिक केंद्र काम करेगा। अब इसका क्या हो गया? यहां पे जस्ट उल्टा, ये क्या करेगा? यहां पे धनात्मक उत्प्रेरण, ये क्या कर रहा था? ऋणात्मक उत्प्रेरण, यानी ये ऋणात्मक उत्प्रेरण। यानी ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव का मतलब ये तो अंतःशोषण का प्रेरण कर रहा था, तो ये वाला केंद्र है वो जो RRC था उसको बहिःशोषण के लिए प्रेरित करेगा, यानी ये बहिःशोषित के लिए, बहिःशोषित एक्सपायरेशन के प्रेरण में। यस या नो? ठीक है। और तीसरी, अंतःशोषण की अवधि का प्रेरण तो कौन कर रहा था? ये वाला क्षेत्र कर रहा था, तो वो क्या करेगा? ये अंतःशोषण की अवधि है उसको बंद कर गया, यानी कि ये अंतःशोषण की अवधि को बंद करके बहिःशोषण का प्रेरण करेगा, बहिःशोषण का प्रेरण करेगा। यस या नो? न्यूमोटैक्सिक यानी कि नेगेटिव फीडबैक देगा, और एपन्यूस्टिक क्षेत्र यानी पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव यानी अंतःशोषण का प्रेरण करेगा, और न्यूमोटैक्सिक यानी कि वो ऋणात्मक उत्प्रेरण, यानी वो बहिःशोषित होने को प्रेरण करेगा। यस या नो? इसको छापो आप जल्दी से। यानी ये क्या हो गया? ये हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं ना, स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पायरेशन। स्विच ऑफ किया है ना, बंद किया है किसका? इंस्पायरेशन का। उसके बाद में बहिःशोषण का प्रेरण किया है न्यूमोटैक्सिक के अंदर ने। ये आप छाप लीजिएगा। हो गया। अब एक टॉपिक पीछे और रह गया इससे संबंधित, क्या रहा है कि यहां पे क्या है हमारे पास में
यानी ये वाला ले देते हैं ना, यहां पे रुधिर है, ठीक है। देखो यहां पे रुधिर है, ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और इसमें RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, श्वसन लय केंद्र है ये, यानी ये श्वसन लय केंद्र है। ठीक है, ये किसका, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया। ओके, और एपन्यूस्टिक क्षेत्र कहां पे था, कौन क्षेत्र, तो यहां पे कौन क्षेत्र है, तो यहां पे दो क्षेत्र होंगे, अलग कलर कर देते हैं ना, इतना भी अपने को वो नहीं करना है। इसको मैंने बोल दिया एपन्यूस्टिक केंद्र, और एक और होता है, वो क्या है, न्यूमोटैक्सिक केंद्र। दो। अब ये तो नॉर्मल जो काम करते हैं ना, उसका मैं पहले बता देता हूं कि एपन्यूस्टिक केंद्र है वो तो श्वसन लय केंद्र को क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, और ये जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र है ये पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे करके नेगेटिव फीडबैक देगा, यानी ये नेगेटिव। ये तो आपको पता है, यानी कि पौंच क्षेत्र के जो एपन्यूस्टिक केंद्र और न्यूमोटैक्सिक केंद्र है वो तो श्वसन लय केंद्र को क्या करेंगे, या तो वो प्रेरण करेंगे या फिर उसका संदमन करेंगे। ठीक है, ये दोनों का काम पहले मैं पूरा इस स्लाइड के अंदर बता चुका हूं, ये वाली स्लाइड के अंदर बता चुका हूं। ठीक है, अब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रुधिर है। रुधिर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, रुधिर के अंदर प्रेजेंट होता है, एक तो H+ है, एक Cu2 है, एक H+ एक Cu2 प्रेजेंट है, और रुधिर के अंदर है महाधमनी और कैरोटिड धमनी। दो चीजें हैं, एक तो H+ और Cu2 प्रेजेंट होता है रुधिर में, और महाधमनी और कैरोटिड धमनी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यस या नो। और जो ये कैरोटिड और महाधमनी है ये किसके ग्राही है, ये Cu2 की ग्राही है, H+ की ग्राही, वो ग्रहण करते हैं, तो ये ग्राही तो हुए। यहां पे मैं लिखता हूं कि ये क्या है, ग्राही है। अब होता क्या है कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसका RRC श्वसन लय केंद्र है, उसके पास में एक और सेंटर होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सेंटर के पास में एक और सेंटर होता है, और इस सेंटर को बोलते हैं रसायन संवेदी केंद्र, कीमोसेंसिटिव सेंटर। ये किस क्षेत्र के पास है, श्वसन लय केंद्र के पास में है, और कहां पे है, मेडुला ऑब्लांगेटा में। जो श्वसन संवातन को नियमन करने के लिए रसायन संवेदी केंद्र है वो किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, ये जो H+ और Cu2 है इसके प्रति क्या होंगे, संवेदनशील होंगे। यानी ये क्या करेगा, H+ और Cu2 के प्रति संवेदनशील है तो इससे एक्टिव हो जाएगा रसायन संवेदी केंद्र, कीमोसेंसिटिव सेंटर क्या करेगा, RRC का
उत्प्रेरण करेगा, यानी कि ये इसको बढ़ावा देगा, यानी ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। यही महत्वपूर्ण चीज थी कि जो रसायन संवेदी केंद्र है वो मेडुला ऑब्लागेटा है, उसमें आरआरसी श्वसन लय केंद्र के पास में स्थित होता है, जो H+ और Cu2 के संवेदनशील Cu2 के लिए संवेदनशील होता है। ये क्या करता है, आरआरसी श्वसन लय केंद्र को क्या करता है, उत्प्रेरण करता है, यानी कि ये अंत्य शोषण को बढ़ाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। है कि नहीं? इसका मतलब मैं ये लिखता हूं ना, यहां पे ये लिख देते हैं चीज कि श्वसन लय केंद्र के पास, श्वसन लय केंद्र के पास रसायन संवेदी केंद्र पाया जाता है, जो H+ और Cu2 के प्रति कैसा होता है, संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और H+ और Cu2 के ग्राही कौन है, महाधमनी और कैरोटिड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि Cu2 एंड H+ के ग्राही कौन है, एक तो कैरोटिड धमनी एंड अरोटिक, अरोटा होता है ना महाधमनी, वह महाधमनी, वह महाधमनी। एक कैरोटिड धमनी हो गई और एक महाधमनी, और ये किसके ग्राही है, Cu2 और H+ के ग्राही होते हैं। यस या नो? ठीक है, इसका मतलब देखो, ये H+ और Cu2 किसके प्रति, इसके प्रति श्वसन, जो रसायन संवेदी केंद्र है वो संवेदनशील था, ये क्या कर रहा था, श्वसन लय केंद्र को बढ़ावा दे रहा था। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि H+ और Cu2 है वो श्वसन दर को बढ़ावा देता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी यहां पे लिखता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं ना, अलग कलर से, अलग कलर से लिखते हैं भाई, कि जो H+ व Cu2 दोनों श्वसन दर को बढ़ाते हैं। यस या नो? बढ़ाते कैसे हैं, ये रसायन संवेदी कीमोसेंसिटिव केंद्र होता है, इस वजह से ये क्या करता है, आरआरसी को उत्प्रेरण करता है। इसलिए इसमें हेल्प कौन करता है, ये सेंसिटिव किसके प्रति है, H+ और Cu2 के प्रति है, इसलिए ये श्वसन दर को बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन यहां पे एक नोट लिखना है, नोट ये लिखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, नोट क्या ध्यान रखना है कि O2 की सांद्रता का श्वसन दर पर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि O2 की सांद्रता है वो श्वसन दर को
बढ़ाती हैं या घटाती हैं? तो नहीं, O2 की सांद्रता है वो श्वसन दर पर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है, लेकिन जो CO2 व H+ की सांद्रता, अभी तो हमने देखा क्या करती हैं, श्वसन दर को बढ़ा देती है, श्वसन दर बढ़ाती है, बढ़ाते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि O2 की सांद्रता का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन H+ और CO2 की सांद्रता का इफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा क्या है, आज हमने मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का क्या देख लिया है, ट्रांसपोर्ट कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, और उसके साथ में किस तरीके से संवातन का नियमन होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, वो हमने कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास में एक तो फुफ्फुसीय आयतन है, उनके बारे में बात करनी है, और फिर उसके बाद में नॉर्मली डिजीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो लगभग 1 या 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों को बताइएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। हर एक लेक्चर है वो एकदम कनेक्ट करके फिर मैं पढ़ाता हूँ, ताकि कल वाले लेक्चर से आज मुझे कनेक्ट करके चलना है, फिर आगे कनेक्ट करके चलना है, तो ह्यूमन फिजियो कंप्लीट ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो हमने डाइजेशन सिस्टम तो कंप्लीट कर दिया था। आज लेक्चर नंबर 4 है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, 1 लेक्चर और लगेंगे तो इसमें ये भी खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आराम से जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़िए और उसका रिवीजन करिए, और उसके साथ में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इनफ, और कुछ भी नहीं करना है। बस जितना पढ़ाया है उस पे बिलीव करना, सारे क्वेश्चंस इसी नोट से हो जाएंगे। आप ट्राई करके देख लेना, आराम से सारे के सारे ये क्वेश्चन है वो, आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं दे रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के लेक्चर का एंड यहीं पे करते हैं। आप आराम से रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ओके, बाय बाय।